हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 10th ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इन आर्टिकल्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब अच्छे होंगे और रीड किया कीजिए जरूर द हिंदू न्यूज़पेपर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल्स। तो पहला आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे फायर के रिगार्डिंग। फायर वाइज Safety training and technological fixes can cut the massive death toll from the fires each year। तो ये यहाँ पे आर्टिकल आया है आज, क्योंकि गाइस एक यहाँ पे आग लग गई थी ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स जो है हमारे कोलकाता में। वहाँ पे बहुत ही भयानक आग लग गई थी और जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई ना। एटलीस्ट 9 पीपल वहाँ पे मर गए इस आग की वजह से। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि भाई हमको अपनी जो सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को, और जो भी हमें हमारे टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस होते हैं हमें उनको अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि जो डेथ है बेसिकली फायर की वजह से होती है हर साल जितनी भी, उनको कम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज। तो इसमें कुछ खास नहीं है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से क्या है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो ये आग लगी थी बेसिकली ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स कोलकाता में ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 8, और वहां पे 9 लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसा एक बार नहीं है गाइस, ऐसी हमने बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे आग लग जाती है। और ये हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ी थी, एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं पूरे साल में, और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु वगैरह हो जाती है यहाँ पे। तो आज ये आर्टिकल जो है उसमें ऑथर यही कह रहे हैं कि भाई हमें जो सेफ्टी ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, और जो हमारी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है हमारी उसको फिक्स, जो जिसके कारण आग वगैरह लगती है, जो कोई जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, जो कोई ऐसा ही कारण बनता है, तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, ताकि जो ये नंबर है बेसिकली फायर से आग लग के मरने वालों का, इसको कम किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया आज। और एक रिपोर्ट भी आई थी यहाँ पे एनसीआरबी की 2019 की एक रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि 10,915 लोग हैं जिनकी यहाँ पे आग लगने की वजह से यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो ये वहाँ डेटा आया है एनसीआरबी से, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है आग लगने की वजह से। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, टेक्नोलॉजी हो गई, सेफ्टी ट्रेनिंग हो गई, उसको अच्छे से सही करना पड़ेगा ताकि इस नंबर को कम किया जा सके। तो यही यहाँ पे आर्टिकल, इस जो ऑथर हैं इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है वो आ रहा है टारगेट जुडिशियल पैट्रियार्ची नॉट द जज। तो ये आर्टिकल आ रहा है बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में। आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले यहाँ पे जो हमारे अरविंद बोबड़े जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी जिसके कारण उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज, तो पढ़ते हैं इसे। काफी केसेस डिस्कस किए गए हैं इसमें। A survey by the Thomson Reuters Foundation in 2018 had rated India as the most dangerous country for women। तो यहाँ पे एक सर्वे आया है थॉमसन रेटर्स फाउंडेशन का इन 2018। तो उन्होंने इंडिया को यहाँ पे बहुत ही डेंजरस कंट्री बोला है वुमेन के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट की 2019 की रिपोर्ट की अकॉर्डिंग यहाँ पे 32,032 रेप्स हुए हैं यहाँ पे 2019 में। तो इसका मतलब क्या होगा, 88 इंसिडेंट ऑफ रेप पर डे, कि हर डे में 88 रेप के इंसिडेंट होते हैं। 2019 की ये रिपोर्ट आई है, और ये देख सकते हैं गाइस आप कितना बड़ा नंबर है। ये बहुत शर्म की बात है ये हमारे लिए कि इतना बड़ा नंबर है उस देश का जहां पे हम रह रहे हैं। Every hour 39 instances of crime against women including 4 instances of rape are committed in India। कि हर आवर में यहाँ पे 39 इंस्टेंट होते हैं ऐसे यहाँ पे क्राइम के अगेंस्ट वुमेन। ये यहाँ पे कहना है इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। बहुत ही शॉक्ड रिपोर्ट है गाइस ये, मैं भी शॉक हो गया हूँ खुद पढ़ के इसे। एंड रिपोर्टेड रेप केसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 88% ओवर अ डेकेड। यहाँ पे ये 88% इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पे। 4 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रिपोर्टेड इन 2019। यहाँ पे 4 लाख केस ऑफ क्राइम हुए थे अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पे रिपोर्ट किए गए थे इन 2019। ये यहाँ पे सारा कुछ इस रिपोर्ट में लिखा गया है जिसको किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा।
और उसके बाद यहाँ पे इस बात की जा रही है यहाँ पे जेंडर इनसेंसिटिविटी की। तो अभी एक केस चल रहा था यहाँ पे जहाँ पे एक माइनर गर्ल का रेप किया गया था काफी छोटी उम्र से। तो यहाँ पे उस केस में यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस ए बोबड़े, उन्होंने यहाँ पे जो बेसिकली जो आदमी था जिसने रेप किया था उससे पूछा कि भाई तुम उस लड़की से शादी करोगे, ये उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे। तो इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पे कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा लोगों के द्वारा। लेकिन ऐसा यहाँ पे जज जो होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 to ask any question, but he also did promptly realize the sensitivity involved and quickly corrected himself by we are not forcing you to marry the victim। कि भाई यहाँ पे उन्होंने जो सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग है कि कोई जज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो पूछना चाहें यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन उनको ये यहाँ पे ये इनसेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा मामले की, ये यहाँ पे कहना है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो सीकिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे इनका कहना है कि अपॉलॉजी यहाँ पे उनसे मंगवाना, कोई यहाँ पे माफी मंगवाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। हाउएवर यहाँ पे लेकिन ये बाकी देशों में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये अन्य एग्जाम्पल भी दी है। साउथ अफ्रीका के जो चीफ जस्टिस थे मोगियोंग was recently directed by Judicial Conduct Committee to apologize unconditionally, यहाँ पे उनसे अपोलोजाइज करवाया गया था फॉर मेकिंग प्रो इजराइली कमेंट्स इन दी वेबिनार। तो साउथ अफ्रीका के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने यहाँ पे अपोलोजाइज किया था। यहाँ पे चाहे ये बोल रहे हैं कि उनसे अपोलॉजी लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं बनती गाइस कि ये कहना कि भाई जिसको लड़की का रेप हुआ है उसके साथ आप शादी कर लो, ये कोई कहीं की बात नहीं हुई। तो वही ऑथर यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। While today the Chief Justice of India is being criticized from all over, यहाँ पे उनको सभी जगह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। Let us remember that there have been several orders and judgments by Indian judges in the past which have done huge disservice to the gender justice। ये यहाँ पे आज की बात नहीं है, चाहे यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने इस क्वेश्चन के कारण, लेकिन इससे पहले बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनके ऐसे यहाँ पे फैसले आए हैं जो यहाँ पे जेंडर जस्टिस को यहाँ पे काफी अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिससर्विस करते हैं। ये इससे पहले भी काफी बार हो चुका है, ये यहाँ पे ऑथर का कहना है। मैरिड द विक्टिम एट अ टेम्पल, इससे एक और यहाँ पे इन्होंने केस की एग्जांपल दी है। बेसिकली एक आदमी ने यहाँ पे विक्टिम के साथ मंदिर में शादी कर ली एंड उसके बाद उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया रिकॉग्नाइज एज हर वाइफ एंड उन्होंने अनदर वुमेन से शादी कर ली। ये एक और केस की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। ऐसे काफी केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं इस आर्टिकल में, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी है इसमें। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद काफी केसेस ही डिस्कस किए गए हैं, दी भानवारी देवी केस एंड इन हदिया, काफी केसेस डिस्कस किए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है वो आ रहा है गाइस प्लॉइंग अ न्यू फरो इन दी एग्री रेगुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे बात की जा रही है एग्री रेगुलेटरी सिस्टम लाया जाए एक न्यू एग्रीकल्चर में। भाई एग्रीकल्चर की फील्ड में यहाँ पे एक एग्री रेगुलेटरी सिस्टम लाया जाए जो कि रेगुलेट करेगा सभी मामलों को, और इसकी आई थिंक जरूरत भी है गाइस, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी फार्मर्स की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पे 3 फार्म लॉस आने के बाद यहाँ पे फार्मर्स लिटरली यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आई डोंट थिंक सो कि कोई सरकार उनकी यहाँ पे बात सुनने को तैयार भी है, और कोई यहाँ पे सरकार को तरस वगैरह नहीं आ रहा है उनपे कि भाई कि हमारे देश का किसान सड़कों पे बैठा है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है, और इस सब को देखते हुए हमें ये जरूरत पड़ रही है कि भाई एग्री रेगुलेटरी सिस्टम हमें लाना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज। मेन पॉइंट मैं बता देता हूं आपके लिए। वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन दिस फ्रंट इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज? वर्ल्ड बैंक टाइटल्ड एनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर 2019 प्रोवाइडिंग सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक यहाँ पे बेसिकली टाइटल अनेबल किया गया जिसका नाम है यहाँ पे बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने एक सर्वे दिया है बेसिकली, उसमें इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें दिखाई हैं। बेस्ड ऑन 8 इंडिकेटर्स द ईबीए मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम इन 101 कंट्री। तो बेसिकली 8 पॉइंट इन्होंने इसमें लिए हैं जिसके ऊपर इन्होंने अपना ये बेसिकली इनसाइट दिया, बेसिकली इंडेक्स बनाया है ये। और वो जो 8 पॉइंट्स रहे हैं वो रहे हैं यहाँ पे सप्लाइंग सीड, रजिस्टरिंग फर्टिलाइजर, सिक्योरिंग वाटर, रजिस्टरिंग मशीनरी, सस्टेनिंग लाइफ स्टॉक, प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ,
ट्रेडिंग, फूड एंड एक्सेसिंग फाइनेंस। ये 8 इंडिकेटर रहे हैं जिसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ पे सर्वे आया है EBA का, उसी के यहाँ पे 8 इंडिकेटर रहे हैं। और इंडिया का जो यहाँ पे रैंक रहा है, उन्होंने बेसिकली रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पे उसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया है कि रेगुलेटरी सिस्टम देशों में कैसा है। यहाँ पे उन्होंने 101 कंट्रीज को कवर किया और इंडिया का इसमें रैंक आया है, वो आया है 49। और जो देशों ने इसमें टॉप किया है वो है फ्रांस, क्रोएशिया एंड दी सी चेक रिपब्लिक। यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जो कि टॉप रैंकिंग कंट्री हैं इसमें, और इंडिया का रैंक आया 49। यहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इंडिया का रैंक काफी पीछे आया है, इसमें आप देख सकते हैं। और ये सब जायज होगा भी, क्योंकि हम देखते हैं कि किसानों की हालत यहाँ पे कितनी बुरी है हमारे देश में। आप सभी जानते हैं कि किसान जो उगाता है, उगाने वाले को कभी फायदा नहीं मिलता जितना ट्रेडिंग वाले को फायदा मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बेसिकली आलू लोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट, कि जब किसान से कोई यहाँ पे जो व्यापारी है वो आलू खरीदता है 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो खरीदता है, और वही आलू का जब यहाँ पे चिप्स बन के 10 रुपए में बिक रहा होता है, सिर्फ एक आलू का जो उसने 2 रुपए में खरीदा है। तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस है दोनों चीजों में। हर जगह यही होता है, जो उगाने वाला होता है वो यहाँ पे मार झेलता है, लेकिन जो व्यापारी होता है, ट्रेडिंग वाला बंदा होता है, वो हमेशा फायदा ले जाता है। और एंड में यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, इंडिया नीड्स टू पुट इन प्लेस एन एग्रीकल्चरल रेगुलेटरी सिस्टम दैट वुड मेक इट इजियर फॉर इट्स फार्मर्स टू कंडक्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, देयरबाय इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनकम। काफी अच्छी बात बोली है इन्होंने एंड में कि इंडिया को रेगुलेटरी सिस्टम बनाना चाहिए जो कि यहाँ पे इजी करेगा फार्मर्स के लिए कंडक्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एंड जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी एंड इनकम भी उनकी बढ़ेगी। ये यहाँ पे कहना है ऑथर का। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। और नेक्स्ट पेज पे जो ये आर्टिकल आ रहा है, ये आ रहा है क्वाड के रिगार्डिंग। ये क्वाड था यहाँ पे एक जो बनाया गया था, और इसमें जो देश है उनके नाम है इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश इस क्वाड में हैं। और ये यहाँ पे देश जो बनाया गया था, जो बेसिकली इस देश को बनाया गया था, वो बनाया गया था क्योंकि चाइना काफी अग्रेसिवनेस दिखा रहा था, उसी के कारण इस क्वाड को बनाया गया था। और ये क्वाड काफी अच्छा काम कर रहा था। और इंडिया के लिए इसमें काफी अच्छी बात ये थी कि इंडिया के एक तरफ चाइना के साथ काफी रिलेशन खराब हो रहे थे, तो इस क्वाड के कारण इंडिया के बाकी देशों के साथ रिलेशन काफी अच्छे हो गए, और जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छी बात थी। तो बेसिकली यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग ये सब कुछ बोला जा रहा है, कैसे कैसे इंडिया के रिलेशन चल रहे हैं। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन भी काफी अच्छे बताए गए हैं, और चाइना और US सभी के रिलेशन इसमें बताए गए हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। और इसमें यह भी बताया गया कि अभी हमारा चाइना के साथ जैसे स्टैंड ऑफ खत्म हुआ, इस स्टैंड ऑफ से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो ये स्टैंड ऑफ चल रहा था लद्दाख में। लद्दाख आल्सो ऑफर सम वैल्यूएबल लेसंस फॉर इंडिया। वन, द रीबिल्डिंग ऑफ टाइज विद चाइना विल हैव टू बी अ प्रायोरिटी कंसर्न। कि हमें भाई चाइना से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना काफी बड़ा आज की इकोनॉमी बन चुका है। आज में एक US भी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है, तो हमें उनके साथ कंसर्न करना पड़ेगा। Ladakh experience highlighted certain deficiency at home. The government appears to be largely focused on reshaping the national ethos on the basis of narrow and exclusive political ideology. तो इससे हमें यह भी सीखने को मिला कि भाई हमें कई चीजें हम अपने घर में बनाने लगे हैं। पहले हम चाइना पे डिपेंडेंट होते थे पूरी तरह, लेकिन अब हम कई चीजें अपने घर में बनाने लगे हैं, जो भी काफी अच्छी बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। क्वाड के बारे में पूरी तरह डिस्कस किया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली इन टाइम ऑफ फुल टाइम हेड्स। बेसिकली जो है ये हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। हर हेड लाइक गाइस CRPF हो गया, BSF हो गया, CBI हो गया, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसमें कोई एक हेड रहता नहीं है। हर बार 2-3 महीने के बाद हेड को बदल दिया जाता है। इसमें ऑथर यही कह रहे हैं कि भाई आपको एक हेड को रखना चाहिए, कि उसको 2 साल के लिए अपॉइंट कर देना चाहिए। और अगर आपको उनको हटाना भी है तो एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको दूसरे जो हेड हैं उनको चुनने का जो है बेसिकली प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही दूसरे हेड हटाए जाते हैं, आपको दूसरे हेड को, जो नए चुने हुए हेड हैं, उनको अपॉइंट कर देना चाहिए। तो हेड वगैरह के आने से क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी फोर्सेस की। अगर कोई हेड ही नहीं होगा सेना का, तो वो सेना कैसे ऑपरेट करेगी। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल ही है। आर्टिकल है, कुछ खास नहीं है, ओवरव्यू मैंने दे दिया आपके लिए, तो इसे पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे आर्टिकल्स गाइस। सारे एडिटोरियल डिस्कस किए हमने। 4 एडिटोरियल आए थे यहाँ पे, 2 इस पेज पे थे, 3 इस पेज पे थे।
5 आर्टिकल आपने डिस्कस कर लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस, थैंक यू।